तो वो नहीं है आज। कार्ड में से गिर ना जाए बस, बाकी तो खैर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, आप लोग आ गए क्लासरूम में हैं? सर अभी तो 20 पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। आप लोग आप सुन सकती हैं मुझे क्लियरली? यस सर, क्लियर है। ओके ठीक है। वॉइस क्वालिटी में या कोई और इश्यूज हैं तो बता दीजिए। सर अभी तो बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज़। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके तो कैसी चल रही हैं क्लासेस? सर अच्छी चल रही हैं। इस वीक भी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस अब नेक्स्ट वीक साइकेट्री है। तो बस पीबीएल के काफ़ी ग्रुप से कुछ टॉपिक्स रह गए थे जनरल मेडिसिन के, तो वो हमें फिर ऐड करवाने हैं पड़े। बस बाकी लेक्चर्स तो कवर हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। एक चीज़ जिसकी कमी काफ़ी महसूस हो रही है, एटलीस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा उसको फील कर रहा हूँ, वो है इंटरएक्टिविटी जो है ना, वो नहीं है। कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ यस वेरी सर। पुअर। तो पीबीएल में ये होता था कि हम खुद डिस्कस करते थे टीचर से, तो वो क्वेश्चनिंग बहुत करते थे। अभी भी काफ़ी टीचर्स करते हैं, तो चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन फिर स्लाइड्स की वजह से वैसा इंटरेक्शन नहीं होता। अच्छा, एक दिन हुआ नहीं है पूरा लाइव है बिल्ली। किसी की लगता है दिल्ली में जो है ना कोई मुश्किल पैदा कर दी है घर में। अच्छा, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ है, तो आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा अपना माइक और कैमरा जो है ना उसको खुद मैनेज करें। आई हैव नॉट मैनेज्ड एनीबॉडीज माइक और कैमरा, ठीक है। आई विश के आप लोग थ्रू आउट द सेशन इंटरेक्टिव रहें, और मुझे पता ही नहीं चल रहा होता कि वो आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। पंक्चुएशन जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है, ताकि थोड़ा ये एहसास होता रहे कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो जो बता रहा है वो एक सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन है, और चीज़ें समझ में भी आ रही है ना बच्चों को, स्टूडेंट्स को। मोस्टली स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में ही रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई ऐसे बाकी टीचर्स भी चैट पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप चैट में आंसर्स या क्वेश्चंस लिखें, तो सबको शायद उसी की आदत हो गई है अब। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है जी ठीक है ठीक है। ये थोड़ा सा फ्लैश कर लेंगे। चैट बॉक्स कहाँ चला गया? पार्टिसिपेंट्स अभी भी पूरे नहीं आए हैं, और मैंने मैसेज कर भी दिया है कि ओके आप ठीक है वेट कर ठीक रहे है हैं, तो अब आते ठीक है होंगे। ठीक है।
चलो चैट बॉक्स जो है इसको मैं कहीं अपने किसी कॉर्नर पे अच्छा आपके पास चैट बॉक्स ऑन है क्या? सर वो अगर फुल स्क्रीन आप एग्जिट करेंगे तो फिर नीचे चैट में अगर कोई मैसेज आएगा तो 1 2 जितने मैसेजेस आएंगे तो वो आपको शो हो जाएगा। ओके यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स 51। 51 यस सर। तो चलो 1-2 मिनट और ठहर जाते हैं। अच्छा अब ये हमारा लास्ट वीक है ना, वी आर एंटरिंग द लास्ट वीक फ्रॉम यस सर। डे आफ्टर टुमारो, ठीक है? उसके बाद आप लोगों की रोटेशन खत्म है, फिर आप लोग सर्जरी में चले जाएंगे, ऐसे ही है? जी जी सर। ओके तो इसके अंदर कोई असेसमेंट का आप लोगों को दिया है क्या? अभी तक कोई प्लान दिया कि किस वक्त आपकी असेसमेंट होगी और कैसे होगी? नो सर कुछ भी नहीं पता अभी हमें। कोई कैट या क्विज कुछ भी हो, जैसे एकेडमिक साइड भी काफ़ी हो रहे हैं मॉड्यूल वगैरह, हमें कुछ नहीं बताया अभी तक कि एंड में होना भी है या नहीं, क्योंकि पहले जो एक होना था मार्च में तो फिर वो तो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया था हमारा, जी तो अभी नहीं, तक हमें एंड में कुछ तो नहीं। खैर लाजमी होगा आपका, क्योंकि वो तो जो HEC की पॉलिसी है हायर एजुकेशन कमीशन की, उसमें तो उन्होंने बिल्कुल, उनके जो चेयरमैन है उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि इसमें असेसमेंट के बगैर जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना हायर एजुकेशन का। तो आपका एंड ऑफ जो ईयर है उसमें तो लाजमी कोई ना कोई तरीके से, किसी ना किसी तरीके से होगा ज़रूर एग्ज़ाम आपका। लेकिन अभी जैसे सेमेस्टर आपका एंड हो रहा है तो इसके ऊपर कोई आपकी असेसमेंट का प्लान है या नहीं है? सर ऐसे ही सर डॉक्टर अदनान ने भी कोई बात नहीं की मुझसे, बाकी अगर होता भी है तो फिर आई थिंक हमें 1 to 2 वीक्स का टाइम देना चाहिए अगर वो पूरे मेडिसिन का ले भी रहे हैं तो, ताकि प्रिपेयर कर लें फिर जो अच्छा मेथड उनको सही लगे। ठीक है।
क्योंकि इंटरनल असेसमेंट हमारी कोई भी नहीं है। वैसे इतना है तो नहीं, आई गेस 10% कर दिया था, 20%, लेकिन फिर भी अगर होगी तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट्स को। असेसमेंट होनी चाहिए आप लोगों की इस स्टेज के ऊपर ना किसी तरह से, एटलीस्ट जो आपकी क्लासेस हुई हैं उसी में से कोई आपके असेसमेंट का वो होना चाहिए तरीक़ाकार। यस सर। तो लेकिन वो अभी तक शायद डिज़ाइन हो नहीं सका है, उसके ऊपर काम हो रहा है, लोग सोच विचार में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ अभी तक डिज़ाइन नहीं हो सका कि कैसे असेसमेंट हो। सर 58 हो गए आप। ठीक है, तो फिर शुरू कर लें क्या? आई थिंक कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो इसमें इसलिए शामिल किया गया है इमरजेंसी रूम के अंदर कि ट्रांसफ्यूजन एक तो वैसे आप लोगों को पता है कि एक कॉमन सा एक प्रोसीजर है जो कि अमूमन जूनियर डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो फैकल्टी है या सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ एडवाइस करते हैं, और बाकी सारा काम जो होता है वो ट्रांसफ्यूजन का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड वो जूनियर डॉक्टर्स को करना होता है। ईआर में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि आम तौर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो इमरजेंसी रूम में ही पड़ती है ट्रांसफ्यूजन की, और दूसरा इसमें बाज़ दफ़ा कोई इमरजेंसी भी होती है जिसको हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। तो उसके अंदर आप एक बिल्कुल ऑर्डिनरी नॉर्मल वे के अंदर जब चल रहे होते हैं तो अचानक पता चलता है कि ब्लड या उसकी कोई प्रोडक्ट लगने की वजह से पेशेंट जो है वो, उसको कोई रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से अब उसको मैनेज करना होगा। तो अगेन वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और इस वजह से इस टॉपिक को हमने ईआर के जो आपका वो था कोर्स कंटेंट्स थे उसके अंदर इसमें शामिल किया था। इसमें बहुत सारी डिटेल्स जो हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चैप्टर के अंदर या उसके इस टॉपिक के अंदर, वो उससे रिलेटेड हैं जो ब्लड की टाइपिंग और ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग है। लेकिन क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट 2 दफ़ा पढ़ चुके हैं। फिजियोलॉजी के अंदर आपने स्टार्ट में बिल्कुल पढ़ा होगा, अपने जो आपका साल शुरू हुआ था, MBBS स्टार्ट हुआ था, और फिर पैथोलॉजी के अंदर आपने बहुत डिटेल के अंदर इसको सारे को पढ़ा होगा। प्रैक्टिकल्स में भी आपने ये सारी चीज़ें, इनकी डेमोन्स्ट्रेशन हो चुकी होगी। तो हम उसको जो है सिर्फ सरसरी तौर पे देखेंगे। हम इसके ज़्यादा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो एक डॉक्टर को पता होने चाहिए, और एक जूनियर डॉक्टर को क्या पता होना चाहिए कि वो ट्रांसफ्यूजन, जब उसके ऊपर ट्रांसफ्यूजन की जिम्मेदारी डाली जाती है या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऑर्डर्स मिलते हैं, तो वो नर्सिंग के साथ किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं इसमें, क्योंकि नर्सिंग भी इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद आप लोगों के करने के क्या काम होते हैं, उसमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है जो आपके करने के हैं। ऑब्वियसली आप ग्रुपिंग तो नहीं करेंगे जाके, और टाइपिंग या क्रॉस मैचिंग आप तो नहीं करेंगे, वो तो कोई आपको करके फिर रेडीमेड आपको ब्लड मिलेगा या उसकी प्रोडक्ट मिलेगी और आपने ट्रांसफ्यूज करना होगा। लेकिन बहरहाल उसको भी हमने इसमें टच किया है। तो फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आप अगर हम देखें कि एक डॉक्टर को आपके लिए ये क्लास क्यों ज़रूरी है, इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, तो उसको पहले हमें समझ लेना चाहिए। एक आम कॉन्सेप्ट ये है, बल्कि जो हमारे यहाँ अभी तक प्रिवेल कर रही है जो सिचुएशन, वो ये है कि हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। और जब हम समझते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो हम उससे कहते हैं कि भाई इसको ब्लड चढ़वा लो, ठीक है, या ब्लड लगा दो इसको। तो जब हम ब्लड की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ द होल ब्लड, जैसा कि रिसिपिएंट से, डोनर से हमने ब्लड लिया है, और वो ब्लड जो था वो कहीं पे मौजूद था या उसी वक्त पेशेंट के किसी अटेंडेंट ने या रिलेटिव ने डोनेट किया है, और उसके बाद वो ब्लड जो है वो हम पूरे का पूरा उसमें लगा देते हैं, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर ये प्रैक्टिस जो है ये बहुत पहले से ऑब्सोलीट हो चुकी है।
होल ब्लड की जो है वो रेयरली कोई इंडिकेशन होती है मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर। हाँ, हेमरेज के केसेस के अंदर ऐसा ज़रूर होता है, जहाँ पे पेशेंट मैसिवली ब्लीड कर रहा हो, वहाँ पे ज़रूर ऐसा होता है कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हम देते हैं उसमें अगर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकें, तो वहाँ पे होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। और उसका एक फ़ायदा भी होता है क्योंकि उसमें प्लाज्मा के कंपोनेंट्स भी साथ में मिल जाते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है जिसके अंदर होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती हो या वो प्रेफर किया जाता हो ओवर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब एक ब्लड किसी डोनर से लेते हैं या कोई आदमी ब्लड डोनेट करता है, तो उसमें बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स, उसके यूजफुल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें उन कंपोनेंट्स का इंटेलिजेंट यूज कैसे करना है। ब्लड वो प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। आप अगर बहुत कीमत भी देना चाहें, आप किसी बहुत वेल्दी नेशन के अंदर भी रहते हो, किसी ऐसे मुल्क में रहते हो जहाँ पर पैसों की फरावानी है और कोई मसला नहीं है, हर सारी चीज़ें फ्री हैं, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा काम करता हो, इवन देन ब्लड की जो सप्लाई है वो बड़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि ये इसके कुछ कंपोनेंट्स बहुत ही कम जो है वो कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि आप उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। बाकी ये ब्लड जो है इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, और ये एक ह्यूमन बीइंग ही जब डोनेट करता है तभी वो दूसरे ह्यूमन बीइंग के काम आती है। तो ये एक इस तरह की प्रोडक्ट है या कमोडिटी है जो कि हम फ्रीली अवेलेबल नहीं है और उसके लिए हमें डोनर्स की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के यहाँ एक अच्छा सिस्टम है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन वो किसी कॉल पे करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। रेगुलर जो एक सप्लाई का सिलसिला है कि जिसमें लोग रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेट करते हों, ऐसा जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है वो जो फिनोमेना है। इसकी वजह से जब भी ब्लड की हम बात करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये बहुत एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आसानी से बाज़ार में नहीं मिलेगी और हर वक्त रेडीली अवेलेबल नहीं होगी। तो क्या वाकई इसकी ज़रूरत है, और अगर हमें ब्लड मिल गया है तो क्या हमें उसको ऐसे ही होल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए या उसको इंटेलिजेंटली उसके कंपोनेंट्स को यूज़ करना चाहिए। फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है ट्रांसफ्यूजन के साथ, हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह की ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है। आप कह सकते हैं इसको कि एक मिनिएचर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, और एक ह्यूमन बीइंग का ब्लड जो है वो लाजमी नहीं है कि दूसरे ह्यूमन बीइंग में जाए और फिर कोई वहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन डेवलप ना हो। तो क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर एंटीजेंस मौजूद होते हैं, और वो अगर एंटीजेंस मैच नहीं करेंगे रिसिपिएंट के ब्लड के साथ, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो हो सकता है। तो हैजर्ड्स क्या होते हैं? तो मेनली दो तरह के हैजर्ड्स होते हैं इसमें। एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं जो कि इम्यूनोलॉजिकल होते हैं, और दूसरे ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अगर ब्लड कंटेमिनेटेड है किसी वजह से, पहले से उसमें वायरस या बैक्टीरिया मौजूद है, तो वो रेसिपिएंट के ब्लड में एंटर हो सकते हैं। To understand the process of blood grouping, cross-matching, screening, storage, retrieval and transfusion of the blood products. ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ग्रुपिंग आप लोग पहले से जानते हैं कि किस तरह से ब्लड ग्रुप होते हैं, आपको अपना भी ब्लड ग्रुप पता होगा, और ये एक नेशनल पॉलिसी है कि हर आदमी को उसका ब्लड ग्रुप पता हो ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो डोनेट कर सके। और किस तरह से ये ग्रुपिंग की जाती है ये आपने लेबॉर्ट्री में खुद भी परफॉर्म किया होगा टेस्ट। क्रॉस मैचिंग ये एक रिलेटेड टर्म है। बाज़ दफ़ा हमारे पास ग्रुपिंग टाइपिंग का टाइम नहीं होता तो हम सिंपल क्रॉस मैचिंग भी करते हैं, और जब हमारे पास टाइम होता है तो हम ग्रुपिंग के साथ क्रॉस मैचिंग भी करते हैं। क्रॉस मैचिंग का मतलब ये होता है कि जो डोनर के जो रेड सेल्स हैं उनको रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज के साथ मैच करके देखा जाए कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं।
अगर वो आपस में इनका रिएक्शन हमें नज़र नहीं आता लेबॉर्ट्री के अंदर, इसका मतलब है कि वॉट एवर द ब्लड ग्रुप में भी, अगर वो आपस में मैच कर रहे हैं, उसमें रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो हमें इससे गरज नहीं है कि उसका नाम क्या है, डोनर के ग्रुप का क्या नाम है और रिसिपिएंट के ग्रुप का क्या नाम है। इमरजेंसी सिचुएशन में बाज़ दफ़ा क्रॉस मैच करके भी ब्लड लगाया जा सकता है। अमूमन रिसिपिएंट का तो ग्रुप पता होता है, लेकिन डोनर जो होते हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो उसमें सिर्फ अगर हम ये देख लें कि रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ के साथ डोनर के एंटीजेंस जो हैं वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसको हम क्रॉस मैचिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हम जो कॉमन पैथोजेंस होते हैं उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर या उस स्टेट के अंदर या उस कंट्री के अंदर, उनके लिए हम ब्लड को स्क्रीन करते हैं। और ये एक लॉ है, दिस इज अ लेजिस्लेशन पास्ड बाय ऑल द प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, कि आप स्क्रीनिंग के बगैर अब ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। तो पहले ये प्रैक्टिस थी और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो इन्फेक्ट हो गए बाय वेरियस वायरसेस। अब भी ऐसा होता है कि स्क्रीनिंग के बावजूद बाज़ केसेस जो होते हैं वो उसमें जो है वो किसी ना किसी तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो जाती है, लेकिन बहुत ही रेयर है, एक्सीडिंगली रेयर है। तो अगर जब हम स्क्रीन नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वायरस की या बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन हो सकती है। ब्लड को या उसके कंपोनेंट्स को कैसे स्टोर किया जाता है, आपने ब्लड बैंक का सुना होगा। तो ब्लड बैंक के अंदर किस तरह से ब्लड को स्टोर किया जाता है, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग अगर जब भी आपको मौका मिले, इंशाल्लाह जब ये लॉकडाउन और ये सारी सूरत हाल ठीक होगी, तो एक दफ़ा पर्सनली विज़िट करें ब्लड बैंक का। इसरा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक है, जिसमें तकरीबन हर तरह की सहूलियत मौजूद है। इसके अंदर जो सिंपल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो डिफरेंट डिग्री पे स्टोरेज के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो हैं, सेल सेपरेटर्स हैं, हर तरह की चीज़ यहाँ पे मौजूद है, वर्चुअली हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो उसको किस तरह से ब्लड को स्टोर किया जाता है और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी लाइफ कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा उसको टच भी कर लेंगे। और ये लेकिन ये वो चीज़ें जो कि हमें प्रैक्टिकली जाके देखनी चाहिए। रिट्रीवल, अगर ब्लड बैंक में ब्लड मौजूद है और किसी पेशेंट को ज़रूरत है या आपने किसी पेशेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है और उसके डोनर्स जो हैं वो आ गए हैं, आपने पेशेंट आपका एडमिट है, सपोज इमरजेंसी रूम के बेड नंबर 1 पे आपका पेशेंट एडमिट है और आपने उसको ट्रांसफ्यूजन के लिए, वो ब्लीडर है, आप सोच रहे हैं कि उसकी हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से ड्रॉप कर रही है और उसको जो है वो रेड सेल्स की ज़रूरत है और उसका ब्लड जो है वो डोनर ने आके 1, 2 या 3 ब्लड उसके डोनेट कर चुके हैं, तो हम उसको ब्लड को ब्लड बैंक से रिट्रीव कैसे करेंगे, वहाँ से कैसे मंगाएंगे, ये भी एक पूरा प्रोसेस है जो कि आम तौर पे नर्सिंग की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत अहम होता है कि जो ड्यूटी डॉक्टर है वो भी उसके अंदर उसको डबल चेक करें और ट्रांसफ्यूजन शुरू करने से पहले और ट्रांसफ्यूजन के फ़ौरन बाद, क्योंकि डॉक्टर्स को पेशेंट को मॉनिटर करना होता है, तो उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है और उसका जो एक प्रोटोकॉल है ब्लड को मंगाने का ब्लड बैंक से लेकर के उसकी जो सेफ ट्रांसपोर्टेशन हो फ्रॉम द ब्लड बैंक टू द बेड साइड, और वो प्रोसेस जो है उसका भी डॉक्टर्स को पता होना चाहिए। एंड ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड प्रोडक्ट्स, ट्रांसफ्यूजन के दौरान आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके काम की हैं। तो ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, स्क्रीनिंग, स्टोरेज, ये सारा काम ब्लड बैंक करेगा और आपने जो है ब्लड को वहाँ से रिट्रीव करना है, आपने मंगाना है ब्लड को और चेक करना है, और उसके बाद आपने ट्रांसफ्यूजन जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इसके ऊपर हमने थोड़ा इसको डिटेल में देखा है। To recognize the transfusion reaction and to able to manage the transfusion reaction, हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लड के वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया है, वो कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए।
हर जूनियर डॉक्टर को पता होने चाहिए वो कॉमन सिम्टम्स, जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि हमारा मरीज़ जो है उसको मुमकिन है कि ब्लड लगने के बाद या उसकी कोई प्रोडक्ट लगने के बाद ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया है और हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। हमें ब्लड के वेरियस कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए कि ब्लड में कौन कौन से, एक ब्लड जब हम डोनेट कराते हैं या डोनेट करते हैं तो उसमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स बन सकते हैं, उनकी क्या इंडिकेशंस होती हैं वेरियस कंपोनेंट्स की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान में क्या क्या उसके हैजर्ड्स हो सकते हैं, ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, रिट्रीवल एंड ट्रांसफ्यूजन, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे और उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों का जहन बन गया है कि इस क्लास का मकसद क्या है और हम क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं इस क्लास के ज़रिए से। जी, आप लोग हैं? आर यू देयर? ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये किताब आपकी जो डेविडसन है उसके अंदर ये बड़ी यूज़फुल एक डायग्राम बनी हुई है और बहुत ही यूज़फुल डायग्राम है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। यहाँ से ये शुरू हो रही है जहाँ पे डोनर लिखा हुआ है। ये डोनर ने आके ब्लड डोनेट किया है, उसके लिए कैंपेन चलाई जाती है कि जी ब्लड डोनेट करें, ब्लड डोनेट करें। और देयर आर फ्यू सेंटर्स इन पाकिस्तान जहाँ पर ब्लड हर वक्त वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। जहाँ पे ये कैंपेन बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होती कि जी अब पेशेंट आ गया है और ब्लीड कर रहा है तो अब कहाँ से उसका ब्लड लेके आए, फलाने को भगाओ, उसके मरीज अटेंडेंट पहले ही परेशान है, उनको फिर ब्लड के लिए भी परेशान करो, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर डोनेट करते रहते हैं। एनीवे, ब्लड डोनेशन के बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर से वाइट सेल्स जो होते हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं। ये 450 ml ये जो ब्लड के बैग है आप जो देख रहे हैं, ये जो ब्लड के बैग हैं, ट्रांसफ्यूजन बैग्स जो होते हैं, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज किस्म के बैग्स होते हैं और इनकी जो इनके जो सेट इनके साथ यूज़ होते हैं वो भी स्पेशलाइज होते हैं। ये आम ड्रिप्स जैसे नहीं होते और ना ही इनके जो, जैसे आपने ड्रिप सेट देखे होंगे जिसके ज़रिए से हम नॉर्मल सलाइन या रिंगर्स दे देते हैं, ये उस तरह के इनके जो ट्यूबिंग्स होती हैं वो भी वैसे नहीं होते। इसके अंदर डबल चैम्बर होता है और उसके अंदर एक फ़िल्टर होता है और ये बैग जो होते हैं ये भी ख़ास मटेरियल के बने हुए होते हैं और इसकी कुछ कॉस्ट भी होती है। अकेले खाली बैग की भी कॉस्ट होती है और इसके अंदर एंटीकोगुलेंट पड़ा हुआ होता है ताकि जब डोनर जो है वो ब्लड जब वो ब्लीड करा रहा होता है और ब्लड इसके अंदर बैग में आ रहा होता है तो ब्लड अंदर जाके क्लॉट ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है ब्लड फौरन ही क्लॉट हो जाता है। तो पहले से उसके अंदर तकरीबन कोई 70 ml या इसमें जैसे लिखा हुआ है 63 ml के करीब एंटीकोगुलेंट पहले से मौजूद होता है और एक पॉइंट जो होता है या एक पैक जो होता है उसमें तकरीबन 450 ml होल ब्लड जो है वो पेशेंट से लिया जाता है। तो तकरीबन रफली 500 ml का ये पैक बनता है। इसके अंदर उससे पहले जो है आप स्क्रीनिंग कर लेते हैं, ये हम अलग से देखेंगे। इसके अंदर जैसे ये HTLV है या और भी कुछ ममालिक के अंदर होता है, तो हमारे यहाँ HIV, BC और सिफिलिस और मलेरिया के लिए होता है, ये आगे स्लाइड में आएगा। इसके साथ ये जब ब्लड डोनेट हो जाता है तो उसके बाद इसको इसमें से वाइट सेल्स जो हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। अब अगर आप अपनी बैकग्राउंड नॉलेज को यूज़ करें तो आपको पता चलेगा कि ब्लड के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका सेलुलर पार्ट होता है और एक उसका प्लाज्मा होता है। सेलुलर पार्ट के अंदर रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर। तो द ओनली थिंग दैट इज टू बी डिस्कार्डेड और दैट इज नॉट टू बी यूज्ड इन द अदर पेशेंट इज द
वाइट सेल्स जो होते हैं वो काम के नहीं होते, एक मरीज से दूसरे मरीज में वो कोई काम नहीं देते, बल्कि बाज केसेस में वो नुकसान भी कर सकते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि वाइट सेल्स को फिल्टर लगाकर रिमूव कर लिया जाए। जब उसको हम रिमूव कर लेते हैं तो फिर हमारे पास 3 तरह के कंपोनेंट्स बनते हैं। अब हम कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर एक रेड सेल्स हैं, जिसको कि हम आम लफ्जों में अगर आप थोड़ा रिकॉल करें तो हेमेटोक्रिट कहते हैं। ये हेमेटोक्रिट वो होता है जो कि अगर आप ब्लड को अलाउ कर दें टेस्ट ट्यूब में खड़ा होने के लिए, थोड़ी देर के लिए ब्लड को टेस्ट ट्यूब में रखें तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके सेल्स नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर प्लाज्मा रह जाता है। तो जो फ्रैक्शन होता है उसमें मेनली जो होते हैं उसमें आरबीसीज होते हैं। तो ये रेड सेल्स हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को इसलिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं कि जो रिमेनिंग प्लाज्मा होता है इसको विद इन सेवरल आवर्स, 8 घंटे में या 10 घंटे में इसको फ्रीज कर लिया जाता है, तो इसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं। और ये जो तीसरा है ये प्लेटलेट्स हैं। ये ठीक है, ये प्लेटलेट्स जो हैं ये एक सेल सेपरेटर मशीन होती है जिसके जरिए से प्लेटलेट्स को अलग कर लिया जाता है। ये उस डोनर से आया है जिसने पूरा होल ब्लड डोनेट किया था। जिसने होल ब्लड डोनेट किया था उसमें ब्लड से वाइट सेल्स रिमूव करने के बाद अब हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स बन गए हैं, रेड सेल्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को अमूमन हम लोग पूल में ले आते हैं। आप देखें यहाँ लिखा हुआ है पूल्ड प्लेटलेट्स, क्योंकि अगर हम एक ब्लड से एक पैक बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, उसमें बहुत थोड़े से प्लेटलेट्स होते हैं, तकरीबन 5 से 10 हज़ार के करीब। तो वो इनफ नहीं होते किसी भी मरीज के लिए, तो हमें कम से कम 4 से 6 डोनर्स चाहिए होते हैं जिनको कि हम प्लेटलेट्स उनको एक ही पैक के अंदर मिक्स करते हैं। तो ये पूल्ड प्लेटलेट्स हैं। एफेरेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ। यहाँ पे आपने देखा है एक जो इसका वो है पाथवे बिल्कुल अलग से दिया हुआ है प्लेटलेट एफेरेसिस का, ठीक है। तो ये प्लेटलेट एफेरेसिस क्या है? बेसिकली प्लेटलेट एफेरेसिस उसी तरह का एक प्रोसेस है जिस तरह आजकल आप लोग डायलिसिस पढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक मशीन के साथ पेशेंट को अटैच कर दिया जाता है। जैसे पेशेंट डोनेट करने के लिए गया है तो उसको पता होता है कि वो ब्लड डोनेट नहीं कर रहा है बल्कि वो प्लेटलेट्स डोनेट करने के लिए गया है। वहाँ पे उसका एक आउटलेट होता है और एक इनलेट होता है, और उससे आउटलेट से ब्लड निकलता है। ह्यूमन डोनर के ब्लड जो है वो उससे पास होता हुआ थ्रू दैट मशीन पास होता है और वापस फिर इनलेट से वापस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। और ऐसा मुस्तकिल ये प्रोसेस चलता रहता है फॉर सेवरल मिनट्स टू आवर्स। और उस दौरान में जब ये ब्लड उस मशीन के थ्रू गुजरता है तो जैसे आपने डायलिसिस में पढ़ा होगा कि उसके अंदर फिल्टर लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और वो बाहर रह जाते हैं और बाकी ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करके वापस बॉडी में एंटर हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी होता है। और इसके अंदर प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ह्यूमन एक डोनर से प्लेटलेट लेते रहते हैं, और जब वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्लेटलेट्स आ जाते हैं तो फिर उसको प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है। तो इसमें फ़र्क ये है कि जो आप यहाँ पे जो आपने पूल्ड प्लेटलेट्स थे उसमें और इसमें फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पे ये एक ही पेशेंट है और इससे हमने सिर्फ प्लेटलेट्स लिए हैं, इससे हमने बाकी ब्लड कंपोनेंट्स नहीं लिए हैं। ऐसा हम जब करते हैं जब हमें सिर्फ प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, और अगर हमारा मरीज़ है जिसको सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है और हम नहीं चाहते कि उसको बाकी ब्लड जो है उसका ज़ाया हो डोनर का, या हम नहीं चाहते कि मल्टीपल डोनर्स जो हैं वो पूल्ड प्लेटलेट्स बनाएं। हम यही चाहते हैं कि एक ही पेशेंट हो जिसका के एक ही डोनर हो जिसके प्लेटलेट्स हम दे सकें। तो ये बहुत उसका अच्छा तरीका है, बहुत इफेक्टिव तरीका है, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। फॉर्चुनेटली इसरा में ये भी फैसिलिटी मौजूद है और इसको हम एफेरेसिस कहते हैं, प्लेटलेट एफेरेसिस। और इसका जो यूनिट बनता है इसको हम मेगा यूनिट कहते हैं। तो इस एक मेगा यूनिट लगाने से आप एक ही डोनर के प्लेटलेट से 30-40 हज़ार प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हैं अपने पेशेंट के अंदर।
इसके बाद इसकी स्टोरेज की ज़रूरत पेश आती है। अगर आप इनको कंपोनेंट्स को आपने अलग-अलग कर लिया है और उस वक्त पेशेंट को ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की इनमें से, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। आप स्टोर करने के डिफरेंट तरीके हैं। रेड सेल्स को आप 4 डिग्री 4 डिग्रीज पे स्टोर करते हैं सेंटीग्रेड के ऊपर, और ये तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा स्टोर हो सकता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है ये -30 डिग्रीज के ऊपर, आप देखिए -30 डिग्री के ऊपर ये तकरीबन 3 साल तक, या बाज़ जगह पे इतनी ये फैसिलिटी नहीं होती तो कम से कम 1 साल तक आप इसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को स्टोर करके रख सकते हैं। और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर, प्लेटलेट्स हमेशा रूम टेम्परेचर के ऊपर रखे जाते हैं और इनकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, ये 5 डेज तक रखे जाते हैं। ठीक है, एजिटेट करने का मतलब ये कि इनको हिलाना जुलाना पड़ता है। ये अगर आपने इनको फ्रीज किया तो ये फिर एजिटेट हो जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे, आपस में जोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये 22 डिग्री यानी कि ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर के ऊपर इनको रखा जाता है। वहाँ पे भी ये 5 दिन से ज़्यादा नहीं चलते हैं ये। ठीक है, तो ये हमने अभी तक देखा है। फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके बाद देखते हैं कि ये हमने ग्रुपिंग वगैरह कर रखी है पेशेंट की, ये फलाने ग्रुप का ब्लड है, और यहाँ पे हमें ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे एंटीजन नहीं होते हैं। यहाँ पे भी बेहतर ये होता है कि हम ग्रुपिंग कर भी सकते हैं। इसके अंदर डिवाइडेड ओपिनियन है प्लेटलेट्स के अंदर कि हमें ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी इसके ऊपर भी वो एंटीजन नहीं होते, इसलिए आप बगैर कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग के भी आप इसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। जब ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे रेड सेल्स के अंदर कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं कि हमें जो ग्रुप चाहिए, और हम उसको क्रॉस मैच करके देखते हैं। अगर हमारा जो ये डोनर है उसके साथ जो रिसिपिएंट है उसका उसके जो सीरम है वो मैच करता है, तो फिर हम उसको यहाँ पे ट्रांसफ्यूज करने के लिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे इसके फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर हमें थॉइंग का मतलब ये होता है कि जो फ्रोजन होता है उसको एक टाइम चाहिए होता है कि वो उसको एंटी फ्रीज करना जो होता है, या उसकी जो उसकी स्टेट ऑफ फ्रोजन स्टेट है उसको नॉर्मल पे लेके आने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। उसके बाद आप पेशेंट में उसको डोनेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो ये एक स्कीम है जो कि बहुत यूज़फुल है। आई एम श्योर आप लोग इसको दोबारा भी देखेंगे क्लास ख़त्म होने के बाद, और इसके अंदर एक थोड़ा सा एक पूरा मैप बना के बताया गया है कि किस तरह से डोनर जो है जब वो ब्लड डोनेट करता है तो उसको किस तरह से एक ख़ास किस्म के बैग के अंदर उसको जमा कर लिया जाता है जिसमें पहले से एंटीकोगुलेंट मौजूद होता है, और उसके बाद उसमें से वाइट सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है। फिर उसके 3 कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, रेड सेल्स, फ्रेश फ्रोजन और पूल्ड प्लेटलेट्स होते हैं। और इसके बाद हम प्लेटलेट्स के लिए हमारे पास एक और भी तरीका है कि हम इस पूरे प्रोसेस में ना जाएं, बल्कि हम डायरेक्टली उसको एफेरेसिस के ज़रिए से मेगा यूनिट बना लें उसका। इसके बाद हमने इसको स्टोर कर लिया है। स्टोर आइडेंटिफाई करके, लेबल करके सारी चीज़ें, उसके ऊपर डेट, टाइम, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स सारे जो प्रॉपर होते हैं, बहुत इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद हमने इसको स्टोर कर लिया है। स्टोर करने के तरीके होते हैं, और उससे अगर हम कम या ज़्यादा पे करेंगे तो ब्लड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रेड सेल्स की स्टोरिंग कैपेसिटी तकरीबन 35 डेज होती है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसको हमने इमीडिएटली फ्रीज कर लिया था ड्रॉ करने के बाद, ये तकरीबन 1 साल से 3 साल तक हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और प्लेटलेट्स की हाफ लाइफ जो होती है वो 5 डेज होती है, और इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर किया जाता है स्टोर। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा जो आपने फ्रीज नहीं किया, अगर आप प्लाज्मा के मज़ीद कोई कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं तो आप फिर प्लाज्मा के फ्रैक्शनेशन ये कहलाती है, ये प्लाज्मा के डेरिवेटिव्स बनते हैं जिसमें से आप एल्ब्यूमिन अलग कर सकते हैं, जिसमें से आप इम्यूनोग्लोबुलिन अलग कर सकते हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ये अगर आप प्लाज्मा को फौरी तौर पे फ्रीज नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप उसको किसी और तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आप इसके मज़ीद दूसरे कॉम्पोनेंट्स ही बना सकते हैं, और वो आप फिर पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं अलहदा से। तो कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेड सेल कंसंट्रेट जिनको हम पैक्ड रेड सेल्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट कंसंट्रेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट जो होता है ये बेसिकली इसी का एक समझे हाइब्रिड है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का, जिसको के बहुत ही कूल टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है, और इसके अंदर खास तौर पे फिब्रिनोजिन की लेवल ज़्यादा होती है।
इसमें आपको हर तरह के क्लॉटिंग फैक्टर मिलेंगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर। सारे जितना जैसे ही आपने प्लाज्मा निकाला था आपने उसको वैसे ही के वैसे ही फ्रीज कर लिया, तो उसके अंदर सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं सिवाय प्लेटिलेट्स के, क्योंकि प्लेटिलेट आप निकाल चुके हैं, आप प्लेटिलेट को अलग पहले से ही निकाल चुके हैं। बाकी इसके अंदर सारे होते हैं, लेकिन बाज दफा हमें फिब्रिनोजिन की, इसमें फिब्रिनोजिन भी होती है, लेकिन हमें बाज दफा फिब्रिनोजिन की अलग से जरूरत होती है, तो फिर हम उसको क्रायोप्रेसिपिटेट कर लेते हैं। okay? Now taking them one by one. तो यहां तक ठीक है? Is everything okay? Shall we move forward? Okay, thank you. जी, अक्सा आप कुछ पूछना चाहती हैं? Okay, thank you. रेड सेल कंसंट्रेट्स, अब आप देखिए यहाँ पे होल ब्लड नहीं है, ये रेड सेल कंसंट्रेट का लफ्ज यूज हो रहा है या पैक्ड रेड सेल्स का लफ्ज यूज हो रहा है। तो रेड सेल पैक्ड सेल्स, हम आइडियली वी मस्ट ट्रांसफ्यूज द पैक्ड सेल्स। मेजर हेमरेज जहाँ पे पेशेंट तेजी से ब्लीड कर रहा हो, जैसे मेडिसिन में आप लोग देखेंगे कि हमारे पास अपर जीआई ब्लीड के केसेस आते हैं और वो मैसिवली ब्लीड कर रहे होते हैं, वेराइसिस से ब्लीड कर रहे होते हैं या अल्सर से ब्लीड कर रहे होते हैं, और भी कोई रेयर कॉजेज हो सकते हैं, मेनली ये दो कॉजेज होते हैं। वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो तेज़ी से ड्रॉप कर रही होती है, और अगर वो वेराइसिस से ब्लीड कर रहा है तो हो सकता है वो पहले से ही थोड़ा बहुत ऊजिंग हो रही हो उसके अंदर से, उसकी हीमोग्लोबिन पहले ही ऑप्टिमाइज ना हो, 9, 10, 11 के ऊपर उसकी हीमोग्लोबिन चल रही हो, और फिर वो ब्लीड करने के बाद एकदम तेज़ी से उसकी हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रही हो। हीमोग्लोबिन ड्रॉप करेगी तो रेड सेल्स यानी कि कम हो रहे हैं, इसका मतलब है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे हमें फिर पेशेंट को रेड सेल्स देने होते हैं। ठीक है, हमारा मकसद क्या होता है? टू ट्रांसफ्यूज द रेड सेल्स। दूसरे जो केसेस होते हैं जहाँ पे सीवियर एनीमिया हो, तो थोड़ा सा इस पे हमें स्ट्रेस करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि थोड़ी सी भी हीमोग्लोबिन ड्रॉप होती है तो हम उसको ट्रांसफ्यूजन के लिए कह देते हैं पेशेंट को। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में जो है डिस्करेज किया जाता है डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर, और ये स्टडीज़ ने ये बात प्रूव कर दी है कि अगर ग्रेजुअली डेवलप हुआ है एनीमिया तो लो हीमोग्लोबिन जो है उस पर पेशेंट उसको बहुत अच्छी तरह से टॉलरेट कर रहा होता है। अगर वो रेस्टिंग फेज में है या कोई हेक्टिक फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं लेता है तो वो इवन अ वेरी लो हीमोग्लोबिन कैन बी टॉलरेटेड वेल बाय द पेशेंट इफ इट हैज़ डेवलप्ड ग्रेजुअली। यहाँ ऊपर हमने देखा था कि मेजर हेमरेज जिसमें एकदम से उसका ब्लड लॉस हुआ है, होल ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वजह से रेड सेल्स भी लॉस हो गए हैं और तेजी से हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रही है। जिस मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट की हीमोग्लोबिन 13 या 14 ग्राम्स पर डेसीलीटर थी और अब वो अचानक से 7 या 6 पे आ जाती है, तो पेशेंट उसके साथ एक्लेमेटाइज नहीं है इतनी कम हीमोग्लोबिन के साथ, और वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील करेगा या वो हाइपोक्सिक फील करेगा और वो सिम्टोमेटिक हो जाएगा। लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर हमने पेशेंट को फौरन ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होगा। प्रेफरेबली दिस शुड बी पैक्ड रेड सेल्स और रेड सेल कंसंट्रेट। लेकिन अगर पेशेंट ग्रेजुअली एनीमिक हुआ है तो फिर हमें पैनिकी नहीं होना चाहिए। तो स्टडीज ने इस बात को साबित कर दिया है कि अगर पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं है, माने इस्केमिक हार्ट डिजीज या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर नहीं है, और उसका ब्लड फ्लो कोरोनरी आर्टरीज की तरफ ठीक है और इसके हार्ट को नॉर्मल वे में पूरी ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो 7 ग्राम्स तक वो उसको टॉलरेट कर सकता है। और बेहतर ये है कि आप इस लेवल तक उसको ट्रांसफ्यूजन के बजाय जो कंपोनेंट डेफिशिएंसी है, मिसाल के तौर पे अगर ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो रिप्लेस विद द आयरन, अगर ये B12 डेफिशिएंसी है तो रिप्लेस विद द B12, अगर ये क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है और इसको एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी है तो इसको एरिथ्रोपोइटिन दीजिए आप, ठीक है। या अगर मिक्स डेफिशिएंसी है तो जो जो कंपोनेंट्स उसके आप समझते हैं कि उसको ज़रूरत है वो आप ट्रांसफ्यूज करें, आप उसको
जल्दी से होल ब्लड या रेड सेल कंसंट्रेट्स देने की तरफ रुझान नहीं होना चाहिए। 7 ग्राम्स तक पेशेंट बहुत आसानी से टॉलरेट कर सकता है, बशर्ते कि ये क्रॉनिकली डेवलप हुआ हो। अगर नॉन सीवीडी है, मींस इस्केमिक हार्ट डिजीज है, तो फिर हमें पता है कि ऑलरेडी उसके जो कॉर्नरीज हैं वो अफेक्टेड हैं, उसमें से ब्लड फ्लो जो है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि एक नॉर्मल सब्जेक्ट का होना चाहिए, तो उसको पहले ही वो ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ऐसी सूरत में हमें हीमोग्लोबिन का जो टारगेट है वो 9 से ऊपर रखना चाहिए, 9 या 10 रखना चाहिए। सो 9 to 10 ग्राम्स पर डेसीलीटर आपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना है। तो द थ्रेशोल्ड वुड बी 9 grams for those patients who are having known cardiovascular disease or a suspected cardiovascular disease. Even अगर आपको शुबा है कि इस पेशेंट को, आपको उसका स्टेटस पता नहीं है सीवीडी का, लेकिन आपको आप सस्पेक्ट करते हैं मिडिल एजेड, ओल्ड एजेड है और डायबिटिक हाइपरटेंसिव है या फैमिली हिस्ट्री इस्केमिक हार्ट डिजीज की है, आपके सामने पहली दफ़ा आया है और वो किसी ऐसी इंडिकेशन में आया है कि जहाँ उसकी हीमोग्लोबिन कम है, तो आप अगर प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इसको सीवीडी हो सकती है, तो बेहतर यह है कि ऐसे पेशेंट के लिए 9 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो उसको आपने, अगर 9 ग्राम से कम है तो आपने फिर रेड सेल्स को दे देना चाहिए। यस, यही सवाल है एक्चुअली जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा था, लेकिन मैं डेलिबरेटली मैंने उसको यूज़ नहीं किया इस लफ्ज़ को। असल में गलती सारी यहीं पे होती है, मोस्टली गलती यहीं पे हो रही होती है। प्रेगनेंसी में जब हम लोग पेशेंट को जो है ना, हम लोग पैनिकी हो जाते हैं, वी स्टार्टेड ट्रांसफ्यूजन्स इनएप्रोप्रिएटली, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी भी है तो भी आपने जो कंपोनेंट्स हैं, जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है, प्लीज़ उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। A worst thing that you would like to see in pregnancy would be a transfusion reaction, okay? या आप ये हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि आपका जो पेशेंट है वो कोई उसको कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो जाए या कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाए, तो ये बहुत अननेसेसरी होता है। दिस इज़ नॉट द इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ ब्लड। इवन इन प्रेगनेंसी अगर आपका पेशेंट है तो आपने उसको देखना यह है कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है ना, आपने उसी चीज़ को मैनेज करना है। थैंक यू। ओके, प्लेटलेट कंसंट्रेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं वो हम जब यूज़ करते हैं जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, ओके। तो आप में से कोई बताएगा नॉर्मल लेवल क्या होती है? प्लेटलेट्स नॉर्मली कितने होने चाहिए ब्लड के अंदर? 1 मिलीलीटर के अंदर कितने प्लेटलेट्स होने चाहिए? नॉर्मल सब्जेक्ट के अंदर कितने होते हैं? तो ये तकरीबन 150 से लेकर 400,000 पर मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। 150,000 से लेकर 400,000 तक, दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द प्लेटलेट्स। सो एनीथिंग बिलो दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। लेकिन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत कब पड़ती है वो हमें देख लेना चाहिए कि हम कब ये तय करेंगे कि अब इस पेशेंट को प्लेटलेट की ज़रूरत है। कोई मिसाल देंगे आप लोग जिसमें प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ जाती है, पेशेंट को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ प्लेटलेट्स की, उसकी हीमोग्लोबिन ठीक है, उसको और कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, ऐसी कोई आप लोग मिसाल देंगे क्या? जी, वेरी गुड। 150 से 450 या 400, वेरी गुड। डेंगू फीवर, आईटीपी, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। आई थिंक यही हमारे यहाँ कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशंस है। अगर हम अपने अपने सेटअप के अंदर देखें और अगर आप लोग आज से 1 साल के बाद ईआर में काम कर रहे होंगे, तो आपको जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की, तो वो ये 2 सबसे कॉमन कंडीशन जो आप में से कई लोगों ने बताई हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।
ये ITP है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, और डेंगू फीवर। डेंगू के अंदर बाज़ दफ़ा प्लेटलेट बहुत तेज़ी से ड्रॉप होते हैं और बहुत नीचे चले जाते हैं और पेशेंट जो है वो ब्लीड करना शुरू कर देता है, या उस खतरा होता है कि किसी भी वक्त ब्लीड करेगा। इसके अलावा ITP जो है वो एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसका जो एक मुस्तकिल हल है वो शायद स्प्लिनेक्टमी है, लेकिन उसकी नौबत आने से पहले बहुत सारे लोग इसको प्रेफर नहीं करते और बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उससे पहले अगर उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स पे वो चल सकते हैं। तो ITP जो है वो एक इंडिकेशन है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर द प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स एंड ऑफ कोर्स द डेंगू फीवर। सो वेरी गुड। तो अब हम अपने जहन को किस तरह से ट्रेन करें, हम प्लेटलेट कब ट्रांसफ्यूज करेंगे पेशेंट को, ठीक है। तो ऑल्दो कि हमें पता है कि 150,000 जो है इसकी लोअर लिमिट है इसकी नॉर्मल रेंज की, लेकिन हम प्लेटलेट इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई CLD का पेशेंट देखें जिसको हेपेटाइटिस C है और बहुत ही स्टेबल पेशेंट है, उसके लिवर का आर्किटेक्चर भी नॉर्मल है, इको पैटर्न वगैरह सब नॉर्मल है, तो हो सकता है उसके वाइट्स जो प्लेटलेट्स हैं वो तकरीबन कोई 100,000 हो या 80,000 हो या अराउंड दैट हो। तो दिस डज नॉट नीड अ ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। ओके, ऊपर वाली जो चीज़ें वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पेशेंट जो है उसको सिंगल यूनिट से तकरीबन कितने हमें प्लेटलेट मिलते हैं और इस वजह से हमें पूल्ड प्लेटलेट्स बनाने होते हैं और कई डोनर्स मिलके एक प्लेटलेट का पैक बनाते हैं और ये प्लाज्मा एफेरेसिस है जिससे मेगा यूनिट एक ही में बनता है। तो अगर पेशेंट के प्लेटलेट्स 10,000 से ड्रॉप कर गए हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, तो आपने ट्रांसफ्यूज करना है। ओके, भले पेशेंट जो है वो ब्लीड कर रहा हो या ना कर रहा हो। अब ये लगता है कि ये पेशेंट इस स्टेज के ऊपर आ गया है कि जो किसी भी वक्त पेशेंट ब्लीड कर सकता है। ओके, एफेरेसिस क्या होती है? एफेरेसिस ये होती है कि जिसमें जैसे आप लोग आजकल डायलिसिस देख रहे हैं, इसमें एक लूप बना लिया जाता है, पेशेंट का ब्लड जो है वो ड्रॉ किया जाता है एक वेन से, और वो एक लूप के साथ गुजर के दूसरी तरफ वो वेसल में एंटर हो जाता है। और इस प्रोसेस के थ्रू वो जो जिस मशीन से वो गुजरता है, वो मशीन जो है वो उसको प्लेटलेट्स जो होती है वो हार्वेस्ट कर लेती है। सो दिस इज हार्वेस्टिंग ऑफ द प्लेटलेट्स फ्रॉम अ डोनर हु हैज नॉट डोनेटेड द ब्लड एज अ होल। उसने पूरा ब्लड डोनेट नहीं किया है, वो सिर्फ एक मशीन के साथ अटैच हो गया है, और जब वो उसका ब्लड उस लूप के जरिए से गुजर के वापस उसकी बॉडी में एंटर होता है, तो उसमें से कुछ प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रिमूव किए जा चुके। सारे प्लेटलेट नहीं निकाल लेते, बल्कि उसके पास एक बड़ा रीजनेबल नंबर होता है, बड़ा एक मार्जिन होता है सेफ्टी का, उसको देखते हुए उसके बहुत सारे प्लेटलेट्स जो हैं वो निकाल लेते हैं और उसको मरीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसमें फायदा ये होता है कि एक ही डोनर से पूरा यूनिट जो होता है वो बना लिया जाता है, और इसको हम मेगा यूनिट भी कहते हैं। आप जब यहाँ पे अगर आप हाउस जॉब में देखेंगे या रेजिडेंसी में आप देखेंगे, तो यहाँ पे हम प्रेफर ये करते हैं कि मेगा यूनिट ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सहूलत हर जगह पे नहीं है, ये मशीन हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम मेगा यूनिट्स हर वक्त हमें नहीं मिलते हैं, और हमें बहुत सारे डोनर चाहिए होते हैं जो कि एक पैक प्लेटलेट का बना सकते हैं। I hope this is clear now. So platelets if less than 10,000 or thrombocytopenia even अगर 20,000 या उससे ज़्यादा है, लेकिन पेशेंट ब्लीड कर रहा है, फॉर एग्जांपल डेंगू का पेशेंट है लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली ब्लीड कर रहा है, कहता है जी मुझे गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और मुझे जो है वो जो है ना वो कंजक्टाइवा के अंदर सफ्यूजन हो गया है, या मुझे पेटिकी अपीयर हो रहे हैं, आपने देखा कि उसको पेटिकी अपीयर हो गए, तो आप किसी भी लेवल के ऊपर फिर आप उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे प्लेटलेट्स। अदरवाइज अगर पेशेंट एडमिटेड है, फॉर एग्जांपल आप डेंगू के पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं और डेंगू का जो पेशेंट है वो अस्पताल में दाखिल है इस वक्त, ओके, your patient is admitted in the hospital, so
even if the platelet count is less than 20,000, you don't have to transfuse. आप ट्रांसफ्यूज आप हो सकता है उसके प्लेटलेट्स अपने पास स्टोर कर लें, आप उसको बता दें कि भाई तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी वक्त प्लेटलेट्स की, लेकिन आपको कोई जल्दी नहीं है ट्रांसफ्यूजन की। लेकिन अगर पेशेंट कहीं दूर है, कहता है जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे प्लेटलेट्स कम है, अब मेरा बुखार भी उतर गया है, मैं वैसे बिल्कुल हीमोडायनामिकली स्टेबल हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। आपने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो कहता है जी मेरा घर यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। अब आप इस पेशेंट को ऐसे नहीं भेजेंगे। अब आप इस पेशेंट से कहेंगे कि ओके हम तुम्हें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करेंगे, जब तुम्हारे 20,000 से ऊपर हो जाएंगे फिर हम तुम्हें इजाजत देंगे। क्यों? इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर तुम्हें वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है तो जितना तुम्हें टाइम लगेगा वहां से आने में, मेडिकल असिस्टेंस जब तक तुम तक पहुंचे या तुम हॉस्पिटल तक पहुंचो, जब तक तुम्हारे प्लेटलेट्स का कुछ ना कुछ रिजर्व होना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट कहीं करीब में ही रहता है, सिटी ड्वेलर है, और वो कहता है जी मेरे 15-16 हज़ार हैं, 3-4 दिन से इतने ही रह रहे हैं, अब मैं फेडअप हो चुका हूँ, मुझे तो यहाँ का माहौल पसंद नहीं आ रहा, यार का फलाना के साथ ये हो गया और ये हो गया, अब आप मुझे घर जाने दें, तो आप कहेंगे कि ठीक है जाओ फोलिक एसिड खाओ और प्लेटलेट अपने चेक कराते रहना डेली बेसिस के ऊपर। इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए, इफ यू स्टार्ट ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियसली, कम टू द हॉस्पिटल स्ट्रेट अवे, तो वो 10-15-20 मिनट में, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को आप लेस देन 20,000 पे भी घर भेज सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को रैपिड मेडिकल एक्सेस नहीं है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसके प्लेटलेट्स को 20,000 तक बढ़ा दें, फिर आप उसको घर भेजिए। अगर आप कोई प्रोसीजर करना चाहते हैं, लंबर पंक्चर करना चाहते हैं, कोई लाइन पास करना चाहते हैं, तो प्लेटलेट्स को कम से कम 50,000 पे लेके आइए। कोई अगर मेजर सर्जरी के लिए आप पेशेंट को भेजना चाहते हैं तो फिर प्लेटलेट्स को 100,000 तक लेके आइए। ये शायद आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत यूजफुल है कि जूनियर डॉक्टर्स को ये पता होना चाहिए कि प्लेटलेट कब ट्रांसफ्यूज करने हैं और कब नहीं करने हैं। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि अगर एक पेशेंट के प्लेटलेट्स कम हैं, आप पेशेंट बहुत घबरा रहा है और उसकी फैमिली का प्रेशर है, डॉक्टर साहब प्लेटलेट गिर गए हैं, फलाना हो गया, इतने कम हो गए, इतने कम हो गए, कल इतने थे, कल 60,000 थे, आज 30,000 हो गए, तो आपको प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये मार्जिन, आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आप उसको रीअश्योर करें पेशेंट को, आप उसकी काउंसलिंग करें प्रॉपर। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस स्टेज पे पैनिक ही होना चाहिए, पैनिक ही नहीं होना चाहिए, मुझे कब करना है, क्या करना है मुझे, दैट यू मस्ट नो। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, तो ये भी हम पहले थोड़ा सा इसको टच कर चुके हैं। आप जब 500 ml या 450 ml आप निकालते हैं ब्लड, उसमें से जो हेमाटोक्रिट है उसको निकालने के बाद तकरीबन 150 से 300 ml तक, तकरीबन 200 ml के करीब ये जो है वो होल ब्लड में से प्लाज्मा बन जाता है। और इसमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपने क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़े हैं, अप टू 13, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, वो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं और इसमें फिब्रिनोजिन भी होती है। इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है DIC के अंदर, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन के अंदर। DIC की हम तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पे टच ज़रूर करेंगे। DIC आपको पता है एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स है जो कि आम तौर पे किसी, इट इज सेकेंडरी टू सम अदर डिजीज प्रोसेस इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल सेप्टिसीमिया, ठीक है, सेप्टिसीमिया की वजह से पेशेंट DIC में जा सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। डिसेमिनेटेड का मतलब क्या है? हर जगह फैल जाना, डिसेमिनेट कर जाना। ओके, इंट्रावेस्कुलर, ठीक है, वेसल्स के अंदर कोगुलेशन हो रही है, जगह जगह क्लॉट्स बन रहे हैं वेसल्स के अंदर। अब हमें हमारी बैकग्राउंड नॉलेज से ये बात पता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, जो ब्लड हमारा फ्रीली फ्लो करता है, इसके अंदर प्रो कोगुलेंट्स भी हैं और एंटी कोगुलेंट्स भी हैं। और एक नेचर ने एक बहुत ही फाइन बैलेंस रखा हुआ है जिसकी वजह से ये पूरी जिंदगी ब्लड जो है क्लॉट नहीं करता, अनलेस कि ये बैलेंस जो है वो टिल्ट हो जाए। आइदर वे,
अगर ये प्रोकोगुलेंट के हक में टिल्ट होगा तो फिर थ्रोम्बोफिलिया इसको हम कहते हैं, वो कंडीशंस होती हैं जिसमें ब्लड क्लॉट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं और डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम होती हैं। और दूसरी सूरत के अंदर क्या होता है कि एंटीकोगुलेंट इफेक्ट उसका हो सकता है, पेशेंट का ब्लड जो है वो ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो इजीली ब्लीड करना शुरू करता है। ओके, तो ब्लीडिंग डायथिसिस उसको हम कहते हैं जहाँ पे पेशेंट इजीली ब्लीड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे हीमोफीलिया का आपने सुना होगा, हीमोफिलिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें एक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से अगर उन्हें कोई माइनर ट्रॉमा होता है, जैसे अगर एक बच्चा है वो खेल कूद रहा है और उसने कुर्सी पे से जंप लगा दी नीचे, तो हो सकता है कि उसको, एक आम बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर एक हीमोफिलिक चाइल्ड है तो वो उसके हो सकता है कि नी जॉइंट के अंदर कोई वेसल रप्चर हो जाए और उसका नी जॉइंट पूरा ब्लड से भर जाए। तो नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ब्लड, उनके अंदर एक फाइन बैलेंस होता है जिसमें प्रोकोगुलेंट्स और एंटीकोगुलेंट्स ऑल्दो एक ही जगह पे मौजूद हैं, उसी ब्लड में साइड बाय साइड रन कर रहे हैं, लेकिन ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा, ना ही पेशेंट ब्लीड कर रहा है। लेकिन बाज दफा ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम मिसाल लेते हैं सेप्टिसीमिया की। सेप्टिसीमिया है या गायनी में जैसे आप लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन है, एबॉर्शन है, जो जिसको हम क्रिमिनल एबॉर्शन कहते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह की जाती है। उसके नतीजे में क्या होता है कि फिर DIC में पेशेंट चला जाता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन मींस, इसको हम कंजम्पशन कोगुलोपैथी भी कहते हैं। कंजम्पशन कोगुलोपैथी का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज थे वो हमने कंज्यूम कर लिया। ओके, जी, ये कोरोना का जो है इसके ऊपर हम बाद में आ रहे हैं ना, इसके ऊपर बाद में आ रहे हैं जी। ये एक्चुअली ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यहाँ पे यूज नहीं होता, इसके लिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसको जी। सो बेसिकली ये DIC है, प्लीज इसको याद रखिएगा। ये आप गायनी में भी देखेंगे, सर्जरी में भी देखेंगे, मेडिसिन में भी देखेंगे, हर जगह देखेंगे। और यहाँ पे जरूरत होती है जबकि ब्लड में मौजूद जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कंज्यूम हो चुके होते हैं, जगह जगह पे क्लॉट्स बन चुके होते हैं, और वो सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो एक रीजनेबल अमाउंट के अंदर ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं और एक वाज़ेह प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद होते हैं, वो सारे के सारे इस्तेमाल हो चुके होते हैं। उनके इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि एक तो वो जो क्लॉट बनते हैं उनकी वजह से अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। दूसरा नुकसान क्या होता है कि जो क्लॉट बनते हैं उसकी वजह से फिर जब वो क्लॉटिंग फैक्टर्स कंज्यूम हो जाएंगे तो अब ब्लड जो बाकी ब्लड बचा है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, तो क्या होगा, ब्लड में ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो जाएगी, ब्लीडिंग डायथिसिस डेवलप हो जाएगी और पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्लीड करना शुरू कर देगा फ्रॉम वेरियस साइड्स। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमने पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना होता है। ओके, तो ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है वो तकरीबन 4 यूनिट्स हमें कम से कम देने पड़ते हैं एक मरीज को, उसकी रीजनेबल हद तक हेल्प करने के लिए। इसकी डोजिंग जो है वो आप जब पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप लोग काम करेंगे तो आप उसकी डोजिंग पढ़ेंगे, लेकिन ये इंडिकेशन याद रखिए कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो हम कहाँ पे यूज करते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट, इसके अंदर ये हम मजीद उसको ठंडा करते हैं, प्लाज्मा को, जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है उसको हम मजीद उसको स्मॉल साइज में ले आते हैं फ्रीज करके, और इसके अंदर जो चीज़ हमें मेन जो इसमें रह जाती हैं चीज़ें, जो कंपोनेंट्स इसके अंदर क्रायोप्रेसिपिटेट रह जाते हैं, उसमें फिब्रिनोजिन है, फैक्टर 8 है और वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर है। लेकिन इंडिकेशन जो है वो फिब्रिनोजिन की है, ठीक है। इसको अगर हम इस वाली स्लाइड को अगर हम इग्नोर भी कर दें तो भी ठीक है ना, क्योंकि ऐसा आप लोग यूज करेंगे नहीं इसको। ह्यूमन एल्ब्यूमिन, यहाँ से जो डिस्कशन शुरू हो रहा है, मुख्तसर सा डिस्कशन है, कोई लंबा नहीं है। इसके बाद ये जो आप देखेंगे ये 2 स्लाइड्स का जो डिस्कशन है, इसके लिए हम वापस चले जाते हैं
इस वाली स्लाइड के ऊपर। ओके, और अगर आप यहाँ पे एक नज़र डालें तो हमने देखा कि हम या तो ब्लड, जब डोनर हमारे पास आया और उसने डोनेट किया तो हमने उसके 3 कंपोनेंट्स बना लिए। ओके, हमने रेड सेल्स, पैक सेल्स बना लिए, हमने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बना लिया और हमने प्लेटलेट्स बना लिए। लेकिन एक सूरत ये भी हो सकती है कि हम उसके प्लाज्मा में से हम मजीद चीज़ों को, उसके फ्रैक्शंस जो है उनको अलग अलग कर लें, और ये फ्रैक्शनेटेड प्लाज्मा वो है प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें से हम एल्ब्यूमिन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना सकते हैं। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सी होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर द एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज आपको पता है 5 तरह की होती हैं, IgG, IgM और IgE, IgA। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं, ये हम इनको फिर हम वेरियसली यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे वाली मैं आपको फिर स्लाइड में बताता हूँ कि हम उनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ह्यूमन एल्ब्यूमिन ये 2 स्ट्रेंथ के अंदर है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 5% या 20% स्ट्रेंथ के अंदर आती है। ये 5% एल्ब्यूमिन जो है ये किसी ज़माने में इस्तेमाल होती थी एज अ प्लाज्मा एक्सपेंडर। ठीक है, मिसाल के तौर पे बर्न के केसेस के अंदर अभी भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है कि ये इसका कोई फ़ायदा है भी या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम एल्ब्यूमिन पेशेंट को देते हैं, आपको पता है एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? एल्ब्यूमिन जो होती है वो ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट करती है। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो हमारे ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन होती है वो क्या करती है, वो जो पानी होता है, जो उसका वाटर कंपोनेंट है, उसको रोक के रखती है ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाए किसी सब्जेक्ट के अंदर तो क्या होता है, वाटर जो है वो फिर इंट्रासेलुलर स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर चला जाता है। ओके, तो the function of albumin in the blood is to create an oncotic pressure। तो जब एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से वाटर जो है वो वेसल से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा या थर्ड स्पेसेस के अंदर जाएगा, जैसा कि पेरिटोनियम में चला जाएगा, प्लूरल स्पेस के अंदर चला जाएगा या पेरिकार्डियल स्पेस में चला जाएगा, और पेशेंट पफी होना शुरू हो जाएगा, उसको एडिमा होना शुरू हो जाएगा। तो इन कंडीशंस के अंदर हम 20% एल्ब्यूमिन यूज करते हैं। ये एक टेम्परेरी रिलीफ देना होता है मरीज को, टू इंक्रीज द एल्ब्यूमिन लेवल इन हाइपोप्रोटीनेमिक स्टेट्स। 5% की जो स्ट्रेंथ है ये पहले किसी वक्त में बहुत इस्तेमाल होती थी, और ये इसलिए देते थे कि प्लाज्मा को एक्सपेंड करने के लिए अगर पेशेंट ने बहुत सारा ब्लड लॉस कर दिया है तो एक कॉन्सेप्ट ये था कि शायद अगर हम उसको क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन देंगे। क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? नॉर्मल सेलाइन या रिंगर्स लैक्टेट। तो वो क्योंकि उसमें एल्ब्यूमिन की कमी है तो ये क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन जो है ये फिर थर्ड स्पेसिस में चले जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि ये चीज दिस वाज इल फाउंड, इसकी कोई बेसिस नहीं थी और ऐसा होता नहीं था। अगर आप पेशेंट को रिससिटेट कर रहे हैं विद द क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, दिस इज ओके। तो वहां पे उस वक्त में ये 5% एल्ब्यूमिन यूज की जाती थी ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। थियोरेटिकली ऐसा लगता था कि एल्ब्यूमिन अगर जाया हुई है तो हमें एल्ब्यूमिन रिप्लेस करनी चाहिए। अब इसकी जो है देयर आर वेरी फ्यू इंडिकेशंस ऑफ 5%, लेकिन 20% हम देते हैं। आपने देखा होगा अगर आपने ER में कुछ लोगों की रोटेशन अगर हो चुकी है या गैस्ट्रो के वार्ड में अगर आपकी रोटेशन हो चुकी है तो आपने देखा होगा कि सिरोटिक पेशेंट्स जो होते हैं, जो हाइपोएल्ब्यूमिन होके आते हैं और उनको रिफ्रैक्टरी एसाइटीज डेवलप हो जाती है, जो कि एसाइटीज उनका एल्ब्यूमिन इतना कम होता है कि आप जब उन्हें डायूरेटिक्स देते हैं तो उनका वेस्कुलर कंपोनेंट तो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, एसाइटीज वहीं की वहीं रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर आप चाहते हैं कि उनके जो एसाइटिक फ्लूइड, जो पेरिटोनियल फ्लूइड बन गया है, उसको आप वापस ले आएँ सर्कुलेशन के अंदर, तो ऐसे पेशेंट्स में हम 20% एल्ब्यूमिन यूज कर सकते हैं। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgIV, इम्यूनोग्लोबुलिन IV, ये IV देने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इसकी वेरियस इंडिकेशंस हैं। दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, और ये इसके अंदर वेरियस एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनको आप वेरियस इंडिकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। या आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसमें हम बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये
आप लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ स्पेशलिस्ट ही यूज़ करते हैं। आजकल आपने देखा होगा डॉक्टर ताहिर शमसी जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और कोरोना के पेशेंट्स के अंदर जो है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं उनको कहते हैं कि जी प्लाज्मा डोनेट करें। जो लोग रिकवर हो गए हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो उनकी एंटीबॉडीज़ को वो दूसरे मरीजों में जो सीवियरली इल केसेस हैं कोविड के, उनमें ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ताकि पहले से अगर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या अगर आप बाद में भी एंटीबॉडीज़ उनके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो वायरस के साथ कॉम्बैट कर सकते हैं और जो मैग्नीट्यूड है डैमेज का उसको कम किया जा सकता है। So this has been scientifically proved, this has been used over a time, और इसको बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ किया गया है इस दफ़ा। हमारे मुल्क में भी ये इस्तेमाल हो रहा है IgIV। ऑल्दो वी डू नॉट नो इसकी इफेक्टिवनेस, अभी हमारे पास जो डेटा है वो बहुत ही इट्स अ वेरी शॉर्ट, इट्स अ वेरी स्मॉल डेटा। अभी हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ये कोरोना के पेशेंट्स के अंदर, कोविड के पेशेंट्स में कितना इफेक्टिव ये साबित हुआ है, लेकिन इनिशियल जो रिपोर्ट्स हैं वो सक्सेस शो कर रही हैं। तो इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये भी वहीं से प्लाज्मा को हमने फ्रीज नहीं किया, बल्कि हमने प्लाज्मा में से जैसे एल्ब्यूमिन हमने निकाली थी, इस तरह से हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो थे वो हमने अलग से ड्रॉ कर लिए थे, और उनके जो कंसंट्रेट्स थे वो हम फिर उन मरीजों में देते हैं जहाँ पे डेफिशिएंसी होती है या जहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से इंजरी हो रही होती है। मिसाल के तौर पर इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक जीबी सिंड्रोम, गिलन-बारी सिंड्रोम, आपको पता है इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके अंदर पैरालिसिस स्टार्ट हो जाती है। यूजुअली इट्स एन असेंडिंग पैरालिसिस, और इसके अंदर अगर हम एंटीबॉडीज यूज करें तो यूजुअली, क्योंकि ये वायरली होता है, इन्फेक्टेड होता है, तो वहाँ पे इसकी बहुत अच्छे ये उसके रूटीन के प्रोटोकॉल्स के अंदर आता है IgIV, इम्यूनोग्लोबुलिन IV। ओके, इसके अलावा कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट्स होती हैं जो कि कंजेनाइटल होती हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट्स होती हैं। इसकी बहुत डिटेल्स हैं, पूरा चैप्टर इसके ऊपर लिखा हुआ है आपकी किताब के अंदर। तो उन इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट्स के अंदर भी हम सिलेक्टिव यूज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स कर सकते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हम कहाँ से हासिल करते हैं? प्लाज्मा से हासिल करते हैं। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, आई एम श्योर इसको आपने पीडियाट्रिक्स में जरूर पढ़ा होगा, गाइनी ऑप्स में भी आपने पढ़ा होगा कि मदर और फादर के ब्लड ग्रुप में अगर इनकम्पैटिबिलिटी है तो उसकी वजह से जो सेकंड चाइल्ड होता है वहाँ पर वुमन प्रॉब्लम हो सकती है, रेसिस इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, जिसका नतीजा जो निकलता है वो हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न होता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइड्रोकेफेलस के साथ और प्रेजेंट करता है, और उसकी इमीडिएटली डेथ भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स की जो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो ये हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी रेसिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर हम एक ही क्लास में सारी चीज़ों की डिटेल को डिस्कस करेंगे। हैजर्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हमने शुरू में भी टच किया था, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी या सेकंड स्लाइड थी, उसमें भी हमने देखा था कि हमें दो तरह के हैजर्ड्स होते हैं ट्रांसफ्यूजन के। अगर हम ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो हमें दो तरह के नुकसानात के लिए हर वक्त खबरदार रहना चाहिए, और इसीलिए गैर ज़रूरी ट्रांसफ्यूजन नहीं करने चाहिए। ये नहीं है कि अगर हमें अवेलेबल है, एक मरीज़ के साथ उसके 20 अटेंडेंट आके खड़े हो गए, हाँ जी बताएं कितने खून ब्लड चाहिए, हम सब हाजिर हैं, तो आपके अच्छा भी तुम सब लोग एक ब्लड ले आओ, ऐसी ज़रूरत नहीं है। ब्लड हमेशा सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि बाज़ दफ़ा बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस होते हैं और सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से पेशेंट की जान चली जाती है। पेशेंट अपनी प्राइमरी डिजीज से रिकवर कर रहा होता है या कर चुका होता है, और हम उसको ट्रांसफ्यूजन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो किसी मुश्किल में फंस जाता है। तो दो तरह की चीज़ें हैं। एक बहुत ही पैथेटिक केस हमने देखा, एक या दो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने कोट करूँगा। ये एकेडमिक एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव यू द एग्जाम्पल्स। हमारी जो पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी हेमेटोलॉजिस्ट थी सरवर जहां ज़ुबैरी, कराची से उनका ताल्लुक था।
और वो उनकी बहुत खिदमात थी, बहुत रिसर्च उन्होंने की है हेपेटोलॉजी के अंदर, हेपेटाइटिस बी सी के ऊपर उनको अथॉरिटी समझा जाता था। उनका नी जॉइंट रिप्लेसमेंट था और उसको ट्रांसफ्यूजन दिया गया और उनका सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया था नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का, बट ऑन थर्ड डे शी डाइड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ्यूजन ऑफ मलेरियल पैरासाइट। शी डाइड ऑफ मलेरिया, और वो मलेरिया कहाँ से आया था? जो ब्लड उनको दिया गया था। प्रोबेबली दैट वाज प्रिवेंटेबल, आइदर स्क्रीनिंग में गलती हुई या शायद ब्लड की पता नहीं ज़रूरत थी या नहीं थी। इसी तरह से फौजिया वहाब जो पीपल्स पार्टी की लीडर थी कराची में, उनके साथ भी ये हुआ था कि कॉलेसिस्टेक्टमी हुई थी उनकी, और कॉलेसिस्टेक्टमी के बाद उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से शी डाइड ऑफ दैट। सो दीज आर द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर रेशियो बहुत कम है, बहुत कम है। मिलियन में कोई केस ऐसा होता है जिसमें के कोई फर्टिलिटी होती हो ट्रांसफ्यूजन के साथ, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ऐसा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हम लोग जो हम लोग ये किट्स यूज़ करते हैं यहाँ पर, ये जो हम यूज़ करते हैं इसकी स्क्रीनिंग के लिए, बी सी HIV मलेरिया और सिफिलिस के लिए, ये बहुत चीप किट्स होती हैं। ये प्रिमिटिव किस्म की किट्स होती हैं और इसमें देयर इज़ अ गुड चांस कि आप फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी के लिए हम जिस तरह से इसको टेस्ट करते हैं, अब मिसाल के तौर पे एक आदमी को ब्लड की ज़रूरत है और वो कोई ज़्यादा अफोर्डिंग भी नहीं है। आपने कहा कि जी डोनर को बुला लें, हमें ब्लड चाहिए। अब डोनर आ गया, एक ब्लड स्क्रीन हुआ, उन्होंने कहा जी नहीं ये तो नहीं मैच कर रहा आपके साथ। दूसरा डोनर आया, उसको उन्होंने कहा जी मैच कर रहा है लेकिन आप में हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गया। अब आप देखें कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ्यूजन कहाँ से कहाँ चली जाती है। हमने डिस्कस किया था कि जो इसका बैग होता है उसकी अपनी एक अलग कॉस्ट होती है। फिर जो आप इसके ये 5 टेस्ट करेंगे, ये 5 टेस्ट हर पेशेंट के लिए मैंडेटरी है। फिर आप इसकी कंपैटिबिलिटी पहले ही आपने चेक कर ली थी, कंपैटिबिलिटी जब आपने देखा कंपैटिबल है, फिर आपने इसकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी। ये सारे ये ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, मटेरियल कॉस्ट, स्क्रीनिंग, ये सारी की सारी कॉस्ट कहीं से कहीं जाती है। तो उसकी वजह से होता क्या है, टेंडेंसी क्या होती है कि हम ये जो टेस्ट होते हैं ये चीप मेथड्स के ऊपर हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप हेपेटाइटिस बी को क्रोमेटोग्राफी से टेस्ट करेंगे, एलाइजा के बजाय आप क्रोमेटोग्राफी पे अगर टेस्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप 10% के करीब केसेस को मिस कर देंगे। तो ऑल्दो आपने स्क्रीन करके ब्लड लगाया है, आपने डॉक्यूमेंट ये किया है जी हाँ दिस पेशेंट इज नेगेटिव फॉर हेपेटाइटिस बी, लेकिन हो सकता है 100 में से 4-5 ट्रांसफ्यूजन ऐसे हों जिसमें हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसफर हो गया हो। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ब्लड की जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ प्लीज ब्लड ना लगाएं, ठीक है। बहुत सारे लोग जिनको के सारी एहतियात करते हैं, आप अगर अपनी किताब में पढ़ेंगे, डिस्पाइट टेकिंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स, इवन देन पेशेंट डेवलप ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। बाज दफा वो रिएक्शंस खतरनाक भी हो जाते हैं। तो ब्लड को हमेशा जब यूज करना चाहिए जब आपको लगे कि इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो ABO इनकम्पेटिबिलिटी होती है, जिसमें आपने एक ग्रुप ए का पेशेंट जो था उसको वो बी वाले को लगा दिया या कुछ इस तरह से गलती हो गई। इसी तरह से रेसिस एंटीबॉडीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। जैसे हम कहते हैं ए पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो रेसिस पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो एंटीजन होता है डोनर के अंदर, वो रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज के साथ उसका क्लैश होता है, रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होती है। इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस, और ये इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस कैन बी वेरी डेंजरस। दिस कैन बी अ माइल्ड रिएक्शन एंड दिस कैन बी अ फैटल रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन के लिए हमारे मुल्क में जो प्रोटोकॉल दिया गया है वो HBV, HCV, HIV, मलेरिया और सिफिलिस है, जिसमें सिफिलिस के लिए VDRL का टेस्ट किया जाता है। अगेन नॉट अ वेरी रिलायबल टेस्ट, इवन देन बहरहाल यही 5 टेस्ट किए जाते हैं और इसकी बेसिस के ऊपर क्लियर कर दिया जाता है जी ब्लड ठीक है, अब आप ये ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं। ये एक स्लाइड आपकी किताब में डेविडसन के अंदर दी हुई है। इसको अगर आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ग्रुप होता है, इसमें एक तरफ ग्रुप दिए हुए हैं, ब्लड ग्रुप, अगर O है, A है, B है और AB है, तो इसमें एंटीजन क्या होंगे। O ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं होगा, तो ये जो है वो A ग्रुप के अंदर A एंटीजन है, B में B है, AB में दोनों हैं, और ये इसी तरह से रेसिप्रोकल एंटीबॉडीज होंगी। ये आपको इसको आप
खुद से देख लीजिएगा स्लाइड को, इसको थोड़ी देर के लिए गौर से देखना पड़ेगा तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। फ्रीक्वेंसीज यूके की दी हुई है, हमारे मुल्क की नहीं है ये फ्रीक्वेंसीज, लेकिन मोर और लेस सेम है। हमें कैसे पता चलता है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है? पेशेंट को हमें पता कैसे चलेगा? एज ए जूनियर डॉक्टर, आप हाउस ऑफिसर हैं या रेजिडेंट हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जिस पेशेंट को अभी ब्लड लगाया था उसको कहीं गड़बड़ हो गई है, उसको कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया है? ओके, तो देयर आर लॉट ऑफ सिम्टम्स और साइंस दैट you must take care of after starting the transfusion. Okay, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होते हैं? फीवर एंड चिल्स। ठीक है, बुखार सर्दी के साथ हल्की सी सर्दी लगेगी, हल्की सी। अगर बहुत ज्यादा शदीद सर्दी लग रही है तो राइगर्स हैं। राइगर्स हैं तो आप समझ जाइए गड़बड़ हो गई है और हेमोलाइसिस स्टार्ट हो गई है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस स्टार्ट हो गई है। अब आपने बहुत ही एग्रेसिव हो जाना चाहिए फिर पेशेंट के साथ। अगर उसको हल्की सी बुखार और बुखार आ गया है, उसको 99 पॉइंट समथिंग या 100 तक उसको बुखार आया है और वो थोड़ी सर्दी फील कर रहा है, तो ठीक है, मे बी इट्स अ माइल्ड रिएक्शन, बट if the patient is developing rigors means this is suggestive of, जैसे मलेरिया में हमने पढ़ा था कि जिस वक्त पेशेंट को इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस हो रही होती है, एट दैट टाइम पेशेंट फील राइगर्स। ओके, राइगर्स का मतलब होता है शेक हो जाना, पूरी बॉडी जो है उसकी शेक हो रही है, उस पर आप कंबल लिहाफ डाल रहे हैं लेकिन उसको सर्दी लगे जा रही है। हार्ट रेट जो आपने पहले देखा था ट्रांसफ्यूजन से वो बढ़ चुका है, टेकिकार्डिया हो गया है। यूजुअली हाइपोटेंशन में जाएगा पेशेंट, लेकिन हाइपोटेंशन भी एक इनिशियल रिस्पॉन्स हो सकती है। बाज़ केसेस में जिसमें माइल्ड होते हैं उसके अंदर अर्टिकेरिया और रैश डेवलप हो सकता है, फ्लशिंग हो सकती है उसके चेहरे की, पेन्स स्टार्ट हो सकते हैं उसको, बोन मसल चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ये भी हेमोलिसिस का एक वो है फीचर है जहाँ पे उसको बोन मसल चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन फील हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इसकी वजह से ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन इंड्यूस्ड एक्यूट लंग इंजरी, टर्ली, TARLI, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकती है पेशेंट को। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इसको फिर फुल ब्लोन मैनेज किया जाता है। हमारे आज की क्लास का ये डोमेन नहीं है। हमारी आज की क्लास का डोमेन जो है वो आम जो सिम्टम्स हैं वो आपने रिकग्नाइज करने हैं। रिकग्नाइज तो इसको भी करना है, लेकिन अगर आपने इसको रिकग्नाइज कर लिया तो फिर आपने यू हैव टू कॉल फॉर द असिस्टेंस, आपने फिर फौरन जो है अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व कर लेना है। ये जो चीज़ें हैं इनको आप देन एंड देयर मैनेज कर सकते हैं। फीवर, चिल्स, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, अर्टिकेरिया, ये चीज़ें जो हैं ये माइल्डर सिम्टम्स हैं। रिगर्स हैं, फ्लशिंग है, बोन मसल चेस्ट एब्डोमिनल पेन वगैरह ये थोड़े मॉडरेट सिम्टम्स हैं और हेमोलाइसिस को शो करते हैं। यहाँ पे भी आपने अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। व्हाट टू डू? ओके, ये लास्ट स्लाइड है आज की। आप करेंगे क्या? सॉरी, इसके बाद एक और भी स्लाइड है ना। आप करेंगे क्या जब आपको, अगर आपको ये शक हो जाए कि जी पेशेंट जो है उसको रिएक्शन हो गया है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? आपने रिकग्नाइज तो कर लिया, आपने देखा पेशेंट को, पेशेंट ठीक था, आपने टेम्परेचर चेक किया था, आपने एक प्लान्ड एक्टिविटी की थी, पेशेंट को आपने ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया। थोड़ी देर के बाद जो है या तो आपने जाके देखा या उसका अटेंडेंट भागा भागा आ गया, उसने कहा जी पेशेंट को सर्दी लग रही है और ये हो रहा है, या उसको जो है ना अर्टिकेरिया डेवलप हो गया है, खारिश शुरू हो गई है उसको। तो अब आप करेंगे क्या? इमीडिएटली यू हैव टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। ओके, पहला काम क्या करना है कि आपने ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है, उसको जो है कैनुला से डिटैच कर देना है आपने उसकी ट्यूबिंग को, और उसके फौरन बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके वाइटल्स चेक कर लेना है। वाइटल्स आपको पता है, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी रेट। इसके साथ साथ आपने उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी देखनी है। तो अगर आप इसको याद भी करते जाएं साथ साथ तो आसान हो जाएगा। इसको मैंने इसी तरह से लिखा है जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको अप्रोच करनी चाहिए। सबसे पहले इमीडिएट स्टेप क्या है कि आपने ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है, आपने उसके वाइटल्स चेक करने हैं। वो आप पहले भी कर चुके थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अब आपने दोबारा से, क्योंकि पेशेंट ने रिएक्शन की शिकायत की है, अब आपने उसके वाइटल्स चेक करने हैं और देखना है कि इसमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो गई है इसमें से। ठीक है,
और आपने मैच करना है कि जो पहले इसके वाइटल्स थे कितने रेस्पिरेटरी रेट पे, कितने पल्स रेट पे, कितने ब्लड प्रेशर पे आपने ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया था, और अब 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद अब क्या पोजीशन है वो आपने उसको चेक करना है। फिर आपने देखना है कि ये पेशेंट जिसको आपने जो ब्लड आपने लगाया था ये वाकई उसी का था या किसी और का था, ठीक है ना। तो ये पेशेंट जो था वो जफ़र इकबाल सन ऑफ इकबाल अहमद, ये तो थोड़ी देर पहले आया था, उसको तो मैंने एंडोस्कोपी में भेज दिया था किसी और चीज़ के लिए, या इसको तो मैंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। ये तो दूसरा पेशेंट आ गया था यहाँ पे, और ये ब्लड तो उसका भी मैंने अरेंज किया था, ये तो किसी दूसरे उस वाले मरीज का ब्लड गलती से इसको लग गया है। तो आपने इसको चेक करना है कहीं गलती तो नहीं हो गई है। रिसिपिएंट की डिटेल्स जो हैं वो आपने मैच करनी है कि जो ट्रांसफ्यूज यूनिट है, जो आपके पास यूनिट आया था उसके ऊपर जो डिटेल्स थी वो सारी की सारी आपने चेक करनी है कि वो आपका मरीज वाकई वही मरीज है, और जो ब्लड आया है कि वाकई इसी मरीज के लिए आया था, या कुछ आपने कहीं गड़बड़ हो गई है, ब्लड बैंक में से गड़बड़ हो गई है, नर्सिंग से गलती हो गई है, या आपसे गलती हो गई है कहीं पे, तो इसको आपने चेक करना है कि ये वजह क्या बनी है, ये रिएक्शन हुआ क्यों है इसको। माइल्ड जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर क्लोरफेनामिन जो होती है, जिसको हम एविल कहते हैं, ये 10 मिलीग्राम अगर आप वन जो इसका एम्प्यूल होता है, ये अगर आप स्लोली इसको दे दें और साथ में पैरासिटामोल दे दें इसको पेशेंट को, तो ये इसके माइल्ड जो रिएक्शंस होते हैं अमूमन वो सबसाइड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर माइल्ड से ज़्यादा है और आपको लगता है कि इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो रही है, पेशेंट को रिगर्स आ रहे हैं और पेशेंट की कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर आपने पेशेंट को बिल्कुल उस तरह से मैनेज करना है जिस तरह से आप शॉक के पेशेंट को मैनेज करते हैं। ऑल्दो पेशेंट आपका भी शॉक में नहीं है, लेकिन ये किसी भी वक्त शॉक में जा सकता है। अब आपने पेशेंट को बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे आपने मैनेज करना है। और बहुत अहम तरीन चीज़ क्या होती है कि आप इसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना शुरू कर दें। प्लीज़ इस बात को नोट कीजिए कि अब आपने इसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है, एंड इफ़ यू आर इन डाउट कि ये इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो रही है, तो फिर आपने क्लोरफेनिरामीन के साथ नॉर्मल सलाइन भी स्टार्ट कर देनी। यू हैव टू मेंटेन अ गुड यूरिन वॉल्यूम। रीजन इज कि इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली सेल कहाँ टूटते हैं, स्प्लीन में जाके टूटते हैं। जब रेड सेल पुराने हो जाते हैं तो कहाँ टूटते हैं, स्प्लीन में जाके टूटते हैं, तो वो एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस कहलाती है। इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस का क्या मतलब होता है कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर टूटना शुरू हो जाता है। तो जब ब्लड टूटता है तो क्या होता है, फ्री हीमोग्लोबिन रिलीज होती है। जब फ्री हीमोग्लोबिन रिलीज होगी और वो किडनी से पास होगी तो क्या होगा, इट विल फिल्टर थ्रू द किडनीज। और जब ये हीमोग्लोबिन जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये किडनी के थ्रू फिल्टर होगी तो ये किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको क्लॉग कर देगी, उनको ब्लॉक कर देगी। तो पेशेंट जो है ये एटीएन में जा सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में, रीनल फेलियर में, एक्यूट रीनल फेलियर में जा सकता है। तो ये बहुत ही एक इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो इससे हमें हर कीमत पे बचना होता है, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन फॉर्म करें। अगर पेशेंट को फ्लूइड्स देने पड़ रहे हैं तो हम फ्लूइड दें, अगर फ्लूइड हम नहीं दे सकते हैं तो हम फ्यूरोसामाइड दें उसको, ताकि उसकी किडनीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन फॉर्म करें, ताकि वो जो हीमोग्लोबिन है वो वॉश होती रहे और उसके जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर क्लॉट ना हो जाए वो। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ये समझते हैं कि पेशेंट मोर देन माइल्डली इल है, उसकी जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है माइल्ड से, तो प्लीज़ कॉल फॉर असिस्टेंस। बिल्कुल आप उस वक्त हेजिटेट ना करें, जो भी आपके सीनियर्स हैं उनको हेल्प करें, उनसे हेल्प लें। और ये पेशेंट जो है वो किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है, ये शॉक में भी जा सकता है, ये पेशेंट DIC में भी जा सकता है, ये ARDS में भी जा सकता है, और आपको फुल ब्लोन ये रेस्पिरेटरी फेलियर में भी जा सकता है, ये किडनी फेलियर में भी जा सकता है। हर तरह की चीज़ें हैं और आपको हर चीज़ को उसके हिसाब से फिर मैनेज करना होगा। तो वो हमारे आज की क्लास से के स्कोप से बियॉन्ड हो जाती हैं ये सारी बातें। तो इसलिए जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि आपको टिप्स के ऊपर होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आपने ट्रांसफ्यूजन को फौरन रोक देना है, आपने वाइटल्स चेक करने हैं और पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन चेक करनी है। आपने
चेक करना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई गलती तो नहीं हो गई है, आपने एविल और पैरासीटामोल देनी है, और आपने देखना है कि कोई सीवियरिटी का कंपोनेंट तो नहीं है। अगर सीवियरिटी का कंपोनेंट है तो फिर आपने यूरिन आउटपुट उसी वक्त से आपने एक आदमी को उसके लिए डेडिकेट कर देना है। एक नर्सिंग स्टाफ में से एक आदमी को आपने डेडिकेट कर देना है कि भाई इसका यूरिन बैग आप फौरन खाली करें, और उसके बाद 1 आवरली आपने उसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है। तो क्या करना चाहिए अगर आपको, अब आप इसको देखें कि एज अ जूनियर डॉक्टर आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन कोई भी इसकी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, अमूमन प्लेटलेट्स के साथ या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के साथ रिएक्शंस नहीं होते हैं या कम होते हैं, लेकिन रेड सेल्स क्योंकि एंटीजन मौजूद होते हैं और उसमें से और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन वट एवर द कंपोनेंट यू आर ट्रांसफ्यूजिंग, आप लोग जूनियर डॉक्टर्स हैं अमूमन यही 3 चीज़ें ट्रांसफ्यूज करते हैं, और या तो होल ब्लड दे रहे होते हैं, या फिर पैक्ड सेल्स हैं, या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, या प्लेटलेट्स हैं। नंबर 1, कैरी आउट द ट्रांसफ्यूजन इन द डे टाइम। ये पूरी दुनिया में रिकमेंड किया जाता है। वजह क्या होती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास प्रॉपर स्टाफ हो, सारा अंडर वन रूफ जो भी सहूलियात चाहिए होती हैं वो सारी की सारी मौजूद हों। ऐसा ना हो कि लोग छुट्टी करके अपने अपने घरों को जा चुके हों और फिर सबको वहाँ से बुलाना पड़े कि जी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो गई है और ये उसके अंदर सिस्टम्स जो हैं वो अफेक्ट हो गए हैं। तो आप अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप ट्रांसफ्यूजन जो है वो डे टाइम में करेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसके अंदर आप कोशिश करें कि ट्रांसफ्यूजन करें। ब्लड जब आप ट्रांसफ्यूज करते हैं तो वाइड बोर कैनुला यूज करने की जरूरत होती है। 18 गेज का कैनुला जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। इसके 2 फायदे होते हैं। एक, अगर आपको हेमरेज का पेशेंट है और आपको तेजी से ब्लड देना है तो आप दे ही नहीं सकेंगे अगर आपने नैरो बोर कैनुला डाल दिया। दूसरा ये होता है कि अगर आपने नैरो बोर कैनुला डाला है तो हिमोलिसिस होती है। सेल जब अंदर जाएंगे तो वो कैनुला के नैरो बोर की वजह से सेल्स आपस में जो है वो इतने क्लोजली स्नगली पास होंगे कि वो उनके टूटने का खतरा होगा। जब आपने ये तैयारी कर ली है तो सबसे पहले डोंट डिपेंड ऑन द नर्सिंग स्टाफ। आप इंचार्ज होंगे उस वक्त, आप सबसे ज़्यादा सीनियर पोजीशन के ऊपर, although you are a junior doctor at that time, but you are basically occupying the most senior most position. ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने खुद से चेक करना है पेशेंट। बेहतर ये होता है ensure that the blood pack matches the patient identification. अगर पेशेंट कॉन्शियस है प्लीज पेशेंट से बात कर लें, उससे पूछ लें तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या जो भी आइडेंटिफिकेशन उसके ऊपर लिखी हुई है। क्योंकि कॉमन एरर्स होते हैं, कुछ नाम इतने कॉमन होते हैं कि जो कि आप जिनसे आसानी से डिसीव हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा नाम के साथ, नेम के साथ सरनेम भी लिखा जाता है, और जो एमआर नंबर, बेड नंबर, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ईआर के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली जो टर्नओवर होता है वो बड़ा फ्रीक्वेंट होता है। आपने ब्लड अरेंज करने का कहा, वो डोनर नहीं मिल रहा, आ रहा है अभी आ रहा है, वो मैच नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, पता चला अगले दिन जाके ब्लड जो है ना अरेंज हुआ है और इस अरसे में वो ब्लड 3 दफा जो है वो रिसाइकिल हो चुका है। तो वो पेशेंट कहीं का कहीं जा चुका है, उसी नाम का कोई दूसरा मरीज आ चुका है। तो मेक श्योर कि जिस पेशेंट का ब्लड आप तक पहुंचा है वो उस आपके सामने जो मरीज लेटा हुआ है ये वही वाला पेशेंट है। थ्रू आउट द ट्रांसफ्यूजन टाइम पेशेंट मस्ट बी ऑब्जर्वेबल। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि आपको किसी ने, पेशेंट ने कहा जी हम घर जाके लगवा लेंगे, आपने कहा अच्छा ठीक है तुम्हारी ये मजबूरी है, फलाना है, कहता है जी हम एक्सपेंसेस नहीं बियर कर सकते, अस्पताल में तो यूँ उतने पैसे ले लेंगे, ये होगा। आपने भी रहम खा के कहा अच्छा जी घर जाके लग, ऐसा कभी भी नहीं करना है आपने। थ्रू आउट द टाइम, throughout the transfusion time and even after the transfusion time for several hours the patient must be observable. पेशेंट ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बीपी, पल्स एंड टेम्परेचर शुड बी मॉनिटर्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। शुरू करने से पहले आपने उसके ये वाइटल्स लेने हैं। ट्रांसफ्यूजन जब आप शुरू करेंगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप शुरू करेंगे। आपने जब स्टार्ट किया है ट्रांसफ्यूजन तो आपने एकदम रेगुलर स्पीड के ऊपर शुरू नहीं करना है, बल्कि आपने जो फर्स्ट फ्यू मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड है, 1 ml के अंदर 15 ड्रॉप्स होते हैं, तो जो फर्स्ट फ्यू ml है वो आपने बहुत स्लो देने हैं इसके अंदर, ताकि अगर कोई मिसमैच है
तो बहुत ज़्यादा डोज ना चली जाए अंदर और आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो फर्स्ट फ्यू मिनट्स जो है उसमें आपने स्लोली देना है और 15 मिनट के बाद आपने जाके दोबारा से पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या पेशेंट को वो सिम्टम्स नहीं होते जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए हैं कि उसको फीवर और चिल्स हो और अर्टिकेरिया हो, ठीक है। अब अगर उसको फीवर, चिल्स और अर्टिकेरिया नहीं हो रहे हैं तो वो तो कुछ भी नहीं बताएगा आपको, उसको कहीं पेन नहीं हो रहा तो वो तो नहीं बताएगा। लेकिन अगर वो हाइपोटेंशन उसको डेवलप हो गया है और टैकीकार्डिक हो रहा है तो इन दैट केस आप सिर्फ उसको मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्लीज इसमें कोई निग्लिजेंस का फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और जब भी पेशेंट को आप ट्रांसफ्यूज करें तो उस वक्त आपने उसका बिफोर ट्रांसफ्यूजन एंड 15 मिनट्स आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन आपने उसको ज़रूर चेक करना है, उसके वाइटल्स चेक करने हैं और उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस वंस स्टार्टेड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स। ठीक है, जब आप ब्लड बैंक से मंगा लेते हैं एक दफ़ा और रेफ्रिजरेटर से बाहर आ जाता है ब्लड, अब 4 घंटे के अंदर अंदर वो ट्रांसफ्यूजन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसीलिए हमें वाइट बोर कैनुला भी चाहिए होता है और हमें डॉक्टर्स को पता भी होना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा देर इसको बाहर रखेंगे ब्लड को तो उसके अंदर ब्लड की जो सेल्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू होंगे और हो सकता है कोई पायरोजेंस भी ग्रो कर जाएं, जिसकी वजह से वो पायरोजेंस जब अंदर जाएंगे, पायरोजेंस वो होते हैं जो बुखार पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को शायद फीवर और चिल्स के चांसेस भी बढ़ जाए। So this is basically a guideline that every young doctor must know. इसको आप प्लीज दोबारा से देख लीजिए। कैरी आउट द ट्रांसफ्यूजन इन द डे टाइम, वाइट बोर कैनुला से यूज करें, 4 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करें उसको फिनिश कर लें। ट्रांसफ्यूजन करने से पहले डोंट डिपेंड ऑन द नर्सिंग स्टाफ, आपने खुद भी उसको चेक करना है। मेक श्योर कि आपका जो पैक है जो आपके सामने है ब्लड का और जो आपके सामने पेशेंट है उनके अंदर कोई किसी किस्म का मिसमैच नहीं है, ये उसी पेशेंट का पैक है। और सबसे अच्छा ये होता है कि आप पेशेंट से खुद उसका नाम और उसके आइडेंटिफिकेशन पूछ लें और पेशेंट के वाइटल्स चेक कीजिए बिफोर द ट्रांसफ्यूजन एंड immediately after starting the transfusion. So here we finish for this session, जिसमें तकरीबन हमने एक घंटे 1.5 घंटे के अंदर हमने ये थोड़ा सा लेट शुरू किया था। तो आई एम श्योर कि आप लोगों की कोई ज़्यादा क्वेरीज नहीं है या हैं? बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा या ओके। अच्छा, और कोई अगर आपका सवाल है तो पूछ लें। आर यू देयर? जी, बोन मैरो सप्रेशन में आप वाइट सेल ट्रांसफ्यूज करने का कोई फायदा नहीं होता है। एक सेल से जब आप दूसरे में जाएंगे, ये किसी वक्त में ख्याल था कि वाइट सेल देने से फर्क पड़ता है, लेकिन बोन मैरो सप्रेशन में आप बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं, वाइट सेल्स यूजुअली नहीं ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। कोई बहुत ही स्पेशल इंडिकेशन हो तो हो, अदरवाइज नहीं करते ना। सब यकीनन सेल सप्रेस हो जाते हैं, सेल लाइन सप्रेस हो जाती है और सेल लाइन को सप्रेस करने का, उसको जो रीएक्टिवेट करने का तरीका ये होता है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट दें या फिर जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो आप ऐसे केसेस के अंदर यूज करते हैं। सेल्स देने का कोई इसमें खास फायदा नहीं होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आर यू देयर? हिरा, आप लोग हैं क्या वहां पे सब लोग? कोई रिप्लाई नहीं है। एक्सक्यूज मी। ओके, तो आप लोगों ने सबने अपने माइक जो है वो म्यूट कर रखे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो विल बी बैक मे बी आफ्टर 25 मिनट्स। ओके, आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। 12:05 पे इंशाल्लाह हम करेंगे दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सीटी स्कैन डिस्कस करेंगे। और पिछली दफ़ा हमने सीटी स्कैन, नॉर्मल सीटी स्कैन ब्रेन पढ़ा था,
तो आज हम देखेंगे कि वो कॉमन चीज़ें क्या हैं जो कि आप लोगों को जूनियर डॉक्टर्स को पता होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।